हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस पे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए थे। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा में पाचन को एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या पढ़े थे पिछली क्लास में कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि अमीबा किस तरह का जीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें पोषण की प्रणिशम विधि पाई जाती है। ठीक है, और ये किस तरह का जीव है? प्रणिसम भोजी कहलाता है ये। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तो तालाब वालाब के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पोषण कौन सा होता है? प्रणिसम पोषण होता है। ठीक है, इसमें पाचन क्रिया के 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो पाचन क्रिया है वो 5 स्टेप्स में पूरी होती है। मैं बताई थी उस दिन। फर्स्ट होता है अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण, फिर होता है बहिष्करण। अमीबा में जो पाचन क्रिया वो 5 स्टेप्स में पूरी होती है। ठीक है, अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद बहिष्करण होता है। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम भोजन को कैसे खाते हैं? भोजन को हम हाथों से उठा के खाते हैं। तो अमीबा के पास तो ऐसी कोई रचना नहीं होती है, तो वो कैसे अपना भोजन उठाते हैं? तो वो शरीर के कहीं किसी भाग से क्या करते हैं कि वो कुटपाद का निर्माण करते हैं और वो कुटपादों की मदद से क्या करते हैं? वो भोजन का ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब भोजन कहाँ चला गया? भोजन अमीबा के अंदर चला जाता है। अब होती है पाचन की क्रिया स्टार्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है पाचन का। जैसे ही अमीबा के अंदर भोजन जाता है, क्या होता है कि वहां पे एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। ठीक है, उस खाद्य रिक्तिका में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और एंजाइमों की मदद से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन हो गया। अब क्या होता है? वो जो खाद्य रिक्तिका बनती है उसे भोजन रसस्थानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो एक अस्थायी आमाशय होता है क्योंकि वो जो खाद्य रिक्तिका बनती है वो कुछ समय के लिए ही बनती है। ठीक है, जैसे ही भोजन का पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक, जैसे ही भोजन का पाचन होता है, ठीक है, क्या होता है कि वो खाद्य रिक्तिका खत्म हो जाती है, तो अब भोजन पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। ठीक है, भोजन कोशिका द्रव्य में फैल गया। अब क्या होगा? अब होती है स्वांगीकरण की क्रिया। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? स्वांगीकरण। अब यहाँ पे स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी वृद्धि होती है, वैसे ही अमीबा जब खाना खाते हैं तो अमीबा बड़ा हो जाता है, अमीबा में वृद्धि होती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जनन की क्रिया भी होती है। ठीक है, इनमें जनन की द्विखंडन विधि पाई जाती है। जैसे कि एक अमीबा से जैसे एक ये रहा आपका अमीबा। ठीक है, इस एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से द्विखंडन की क्रिया होती है। मैं आपको बताई थी कि जब मैं जनन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इसमें इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी। ठीक है, अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में भी बेकार पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो अमीबा में बेकार पदार्थ बनते होंगे। तो अमीबा में जो बेकार पदार्थ बनता है वो कैसे बाहर निकलता है? तो अमीबा शरीर के किसी भी भाग से वो छिद्र का निर्माण करता है और उस छिद्र के द्वारा क्या करता है कि भोजन को बाहर निकाल देता है। सॉरी, जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का होने वाला है वो है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी शानदार टॉपिक है। ठीक है,
हर किसी के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है कि जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पाचित होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पाचित होता है, कितने स्टेप्स होते हैं पाचन के, किन किन अंगों के द्वारा पाचन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए कि पाचन क्या होता है। ठीक, इस हम खा पाचन क्या होता है, पाचन। ठीक है, पाचन को समझते हैं। जैसे आप रोटी का टुकड़ा उठाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा होता है, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, वो इतना बड़ा टुकड़ा है, जैसे ही हम मुख में डालते हैं क्या होता है, उसको चबाते हैं तो वो इत्तू सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जटिल या बड़े सरल या छोटे अणुओं में ठीक है, जो जटिल या बड़े अणु होते हैं वो क्या होते हैं कि सरल या छोटे अणुओं में टूट जाते हैं पाचन की क्रिया के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाचन की क्रिया है, पाचन की क्रिया 5 स्टेप में यहाँ भी होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पाचन क्रिया फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पर भी पाचन क्रिया जो है 5 स्टेप में होती है। फर्स्ट होता है अंतर्ग्रहण, सेकंड होता है पाचन, थर्ड होता है अवशोषण, फोर होता है स्वांगीकरण। ठीक है, और 5 होता है मल त्याग। ठीक है, ये 5 स्टेप में पाचन की क्रिया पूरी होती है। ठीक है, अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन क्या होता है, पाचन जटिल या बड़े अणुओं का सरल या छोटे अणुओं में टूटना। ठीक है, और शोषण में क्या होता है कि जैसे भोजन पाचित हो गया तो क्या होगा कि अब वो रक्त में मिलेगा, तो पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचा मिलना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण वो ये होता है जैसे कि स्वांगीकरण क्या होता है कि स्वांगीकरण में आप सुने होंगे कि आपके मम्मी पापा या फिर जो दादी मौसी नानी बोलते हैं कि कितना भी खाता है लेकिन पचता नहीं, मतलब कि कितना भी खाता है लेकिन इसके शरीर में लगता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भोजन में पोषक तत्व हैं वो शरीर के हर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग पतले रह जाते हैं। ठीक है, उनमें विकास नहीं हो पाता है, और मलत्याग की जो शरीर से बेकार पदार्थ निकलते हैं वो मलाशय के द्वारा या रेक्टम के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतने स्टेप में पाचन की क्रिया पूरी होती है। अब आते हैं कि पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। इसमें फर्स्ट में 2 भाग आते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आहार नाल, और सेकंड होता है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, अब आहार नाल क्या होता है, आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह आहार नाल जो है 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, ये गुहा से शुरू होकर कहाँ तक, मलाशय तक, यानी कि गुदा द्वार तक फैला रहता है। ठीक है, ये मुख हुआ,
यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ तक ये फैला रहता है, यानी कि ये मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैला जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। आहार नाल के 6 भाग होते हैं, ठीक है। आहार नाल के 6 भाग होते हैं, ठीक है। अब ये भाग कौन कौन से होते हैं, उनका नाम जानते हैं। फर्स्ट होता है मुखगुहा, सेकंड होता है ग्रास नली, थर्ड होते हैं अमाशय, फोर होता है छोटी आंत, फिफ्थ होता है बड़ी आंत, ठीक है। अब सिक्स क्या होता है, ये होता है मलाशय, या गुदादार, ठीक है। आहार नाली के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। पाचन की जो क्रिया वो कहाँ से शुरू होती है, वो मुख गुहा से शुरू होती है, और कहाँ पर खत्म होती है, यहाँ मलाशय में जाके खत्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मुख गुहा को समझते हैं। ये आपका मुख है, ठीक है। इस मुख में कितने भाग होते हैं, इस मुख गुहा में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम मुख गुहा को समझते हैं। मुख गुहा में 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है दांत, सेकंड होता है जीभ, और थर्ड होता है लार। मुगुआ में ये 3 चीजें, यहाँ 3 भाग आते हैं। ये होता है दांत, जीभ और लार, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दांत को समझते हैं, ठीक। ये दांत, ठीक है। दांत को पढ़ते हैं। दांत का काम क्या होता है, दांत भोजन को चबाने का काम करता है। क्या काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। दांत क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक। अभी जो दांत हैं ये कितने होते हैं, एक व्यस्त मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, ठीक है। 16 दांत जो हैं ऊपरी जबड़ों में होते हैं, और 16 दांत निचली जबड़ों में होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट करती हूँ।
में 16 और निचले जबड़ों में भी 16 दांत होते हैं। निचली जबड़ों में 16 दांत होते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़ों में 16 और निचली जबड़ों में भी 16 दांत होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका के इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी चारों दांत जो है वो कितने कितने होते हैं, इनकी संख्या को देखते हैं हम इस फॉर्मूला के द्वारा। ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर, ये मोलर, ठीक है। अब इसकी संख्या को निकालते हैं कि इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं, ठीक है। ये दो दो, ये ऊपरी जबड़ों में या निचली जबड़ों में, यानी कि 4 और 4 दूनी 8। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 8। यहाँ पे एक ऊपरी जबड़ों में एक और निचली जबड़ों में एक, यानी कि 2 और 2 ये कितने होते हैं, कैनाइन की संख्या 4 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपरी जबड़ों में प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 और निचली जबड़ों में 2, यानी कि 4 और 4 दूनी यहाँ पे भी 8 होते हैं प्रीमोलर। और मोलर कितने होते हैं, तो ये 3 और ये 3 6 और यहाँ पे 12, यानी कि एक व्यस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, ठीक है। इंसाइजर कितने होते हैं, 8, कैनाइन 4 और प्रीमोलर 8 और मोलर की संख्या कितनी होती है, 12, ठीक है। अब आगे समझते हैं सेकंड भाग को कि जीव का काम क्या होता है। ठीक है, हम जीव को समझते हैं। जीव का क्या काम होता है कि जैसे भोजन को हम चबाते हैं, चबाने के बाद जीव का काम ये होता है कि ये भोजन को मिलाता है, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि ये स्वाद का काम करता है, ठीक है। जैसे हम मीठा खा रहे हैं, खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, इसका एहसास हमें कैसे होता है, तो इसे जीव के द्वारा होता है, ठीक है। ये हमें स्वाद का ज्ञान कराता है, ठीक है। क्या काम है इसका, ये स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ पे बहुत सारी स्वाद कलियां होती हैं जिसके द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है, ठीक है। अब ये आपका एक जीभ है, ठीक है। फिगर तो अच्छा नहीं बना, चलिए माइनस कीजिएगा। यहाँ से क्या होता है, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, जब हम मीठा खाते हैं तो मीठा का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, जीभ के आगे वाले भाग से होता है, ठीक है। कड़वा का एहसास कहाँ से होता है, कड़वा का ज्ञान हमें जीभ के पीछे वाले भाग से होता है। जैसे आप दवा खाते हैं तो यहाँ गर्दन के पास क्या होता है, कड़वापन महसूस होता है, ठीक है। तो कड़वेपन का एहसास कहाँ से होता है, जीभ के पिछले भाग से होता है, ठीक है। यहाँ पे नमकीन का क्या एहसास होता है, नमकीन, ठीक है। यहाँ पे खट्टा, जब हम खट्टा खाते हैं तो खट्टा का एहसास कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, जीभ के किनारे वाले भाग से होता है, ठीक है। जीभ हो गया। अब हम आगे वाले भाग को पढ़ते हैं, लार। हम लार का काम जानते हैं कि लार का काम क्या होता है।
ठीक है। लार का क्या काम होता है कि जैसे हम भोजन को चबाते हैं, ठीक है, जीभ के द्वारा क्या होता है, हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है, साथ ही साथ भोजन को जीभ क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। अब ये लार जो है भोजन को क्या करता है, ये चिपचिपा बनाता है, ठीक है, भोजन को क्या करता है, ये चिपचिपा बनाता है। ठीक। और लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि इसका नाम क्या है, टाइलिन। ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है। जैसे आप बुड्ढी के बाल खाए हैं, कॉटन कैंडी बोलते हैं उसको, ठीक है, दादी नानी का बाल मत खाइएगा। ये जो टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें शर्करा होती है, ठीक है, शर्करा का क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है, ठीक है। ये जो लार ग्रंथियां हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, बस हमें यहाँ पे नाम जानना है इसका। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है पैरोटिड ग्रंथि, सेकंड होता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, थर्ड होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है। ये लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट पैरोटिड ग्रंथि, सेकंड सबमैंडिबुलर ग्रंथि और थर्ड सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। इसके बारे में हमें डिटेल से 11th क्लास में पढ़ना है। इतना है जाने कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, इनके नाम है ये, ठीक है। अब आगे आते हैं, मुगुआ के कितने भाग हुए, 3, ठीक है। क्या क्या पढ़े हम मुगुआ में, सबसे पहले पढ़े दांत का काम क्या होता है, ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़े कि जीभ का काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लार के बारे में समझे कि लार का काम क्या होता है, ठीक है, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रास नली पे। भोजन मुख से अब अमाशय में कैसे पहुंचता है, ठीक है, वहां तो कोई ना कोई एक नली होती होगी जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन अमाशय तक पहुंचता है, तो वो होती है ग्रास नली, उसे फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप के द्वारा क्या होता है कि जो भोजन है वो अमाशय तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ग्रास नली को। ये होता है फूड पाइप, ठीक है। इसके द्वारा भोजन क्या होता है, इसके द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के 2 भाग होते हैं, फर्स्ट होता है निगल द्वार और सेकंड होता है कंठ द्वार, ठीक है। निगल द्वार क्या होता है कि ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ग्रास नली को, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे 2 नली होती है, एक ग्रास नली होता है और एक श्वास नली होता है,
ठीक है। जैसे हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, जैसे हम भोजन को खाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, वहां एक दो नली है, तो जब हम भोजन को खाएं तो वो तो श्वास नली में भी जा सकती है। जैसे हम भोजन करते हैं और बोलते भी हैं, तो क्या होता है कि बोलते समय हमारा कंठ द्वार भी खुला रहता है, ठीक है। तो भोजन के जो कुछ कण हैं वो क्या होते हैं कि वो श्वास नली में चले जाते हैं, ठीक है, जिसे सरकना कहते हैं। उस स्थिति में लोग बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है, लेकिन कोई याद नहीं कर रहा होता है, ठीक है, कोई किसी को याद नहीं करता, ठीक है। तो जब हम भोजन किए तो क्या होता है कि यहाँ एक पट्टी होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर के द्वारा। ये है ग्रास नली, ठीक है। यहाँ से एक और भी नली है, ठीक है। जैसे ये कुआं से भोजन आ रहा है, वो इसमें श्वास नली में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक पट्टी होती है जिसका नाम है एपीग्लैटिक्स, ठीक है। ये एपिग्लैटिक्स क्या करता है कि जैसे ही भोजन आता है वो इस श्वास नली को ढक देता है, ठीक है, जिससे कि भोजन जो है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है, ग्रास नली के द्वारा अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलते समय कंठ द्वार भी खुला रहता है, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ भोजन के जो कण हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सरकना कहते हैं, ठीक है। भोजन बोलते हैं ना, वो सरक गया, ठीक है। तो चलिए, अब ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ आएगा, अमाशय में। ये ग्रास नली है। अब क्या होता है कि इस ग्रास नली में एक ट्रामाकुंचन नामक गति होती है, ठीक है। जैसे भोजन जाता है तो यहाँ भोजन गया तो यहाँ पे क्या होता है, ये फैल जाता है, फिर यहाँ पे आया तो ये फैल जाता है, यहाँ से उड़ गया। इसी गति के कारण क्या होता है कि भोजन अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। भोजन क्या होता है, अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में, ये अमाशय है, ठीक है। ये आपका अमाशय है, ठीक है। अब अमाशय को देखते हैं, अमाशय का जो आकार है वो जी आकार का होता है, ठीक है। अमाशय का आकार किस, जी आकार का होता है, ठीक है। अब इस अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, ठीक है, और ये जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है। ये है जठर ग्रंथि, ठीक है। अमाशय में क्या होता है कि जठर ग्रंथि होती है, ये जठर रस का स्राव करती हैं, ठीक है। जठर रस में क्या होते हैं, ये तीन तरह के यहाँ पे जठर रस होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, यानी कि इसका एक नाम है म्यूकस, ठीक है। अब प्रोटीन क्या करता है, सॉरी, पेप्सिन क्या करता है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, लेकिन ये अम्लीय वातावरण में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जो इसे अम्लीय वातावरण प्रदान करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन को पेप्टोन में बदल देता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। सेकेंड आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका काम क्या होता है कि पहली चीज तो ये पेप्सिन निष्क्रिय होता है, ये पेप्सिन निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदला, जिसके कारण ये प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फर्स्ट काम यह है। सेकेंड काम क्या होता है कि जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, भोजन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया को
नष्ट करता है। ठीक है। पेप्सिन का पेप्सिन का काम क्या होगा कि प्रोटीन का पाचन किया। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है और निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है। जो थर्ड है वो स्लेस्मा होता है। स्लेस्मा कैसे म्यूकस कहते हैं। ठीक है। जब अमाशय में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है तो उस टाइम ये म्यूकस जो है, म्यूकस या स्लेस्मा जो है, ये अमाशय की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा कर देता है। ठीक है। यहाँ पे अमाशय है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जब ज्यादा होता है तो क्या होता है कि ये म्यूकस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होने लगता है और म्यूकस की जो मात्रा है वो घट जाती है। उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्तियों को अल्सर नामक घाव हो जाता है। एक घाव होता है जिसे अल्सर कहते हैं। ठीक है। वो उन व्यक्तियों में होने की संभावना ज्यादा रहती है जो व्यक्ति ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं। ठीक है। उनमें ये पेप्टिक अल्सर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। हम इसको पढ़ रहे थे जठर ग्रंथि को। ठीक है। श्लेष्मा हो गया। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे वसा का भी आंशिक पाचन होता है। ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा यहाँ पे वसा का आंशिक पाचन होता है। ठीक है। ये रहा आपका अमाशय। अब भोजन जो है वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है। तो अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि भोजन अब यहाँ से जब छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पे किस तरह से काम होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ठीक है।